हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे आप आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम अब मुश्किल से मुश्किल देखा जाए तो 10 दिन ही बचा हुआ है। 10 दिन से कुछ कम ही कहा जाएगा, इसी के करीब में बचा हुआ है। तो मैं मैराथन सेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। जो 5 दिसंबर यानी 5 तारीख को आपका हिंदी पेडागोजी, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसके लिए मैराथन क्लासेज अपलोड हो चुके हैं। डेली में डेली हम लोग 8 बजे करीब में डेली 8 बजे करीब में हम लोग मिलते हैं। मैराथन क्लास लेके डेली लाइव होता है, वो भी आपका क्लास डेली 8 बजे अपलोड होता है। और आज CDP का मैं पहला पार्ट जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टेट के लिए तैयार करेंगे, वो मैं महा मैराथन चलाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे और आई होप इससे आपका एक भी पॉइंट आपके छूटेंगे नहीं। सीटेट यहाँ से आएंगे ही आएंगे। इसका 3 पार्ट आपका होगा लगातार, 6 तारीख यानी 6 दिसंबर और 7 तारीख और 8 तारीख, 3 पार्ट में इसका वीडियो बनेगा। इसमें NEP और RT और NCF जो है ना, इससे लेके वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। CDP को लगातार करेंगे, फिर EBS करेंगे और किस दिन क्या करेंगे वो सारी चीज़ को मैं पिक्चर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट भी रहेगा और इसका PDF आपको चाहिए तो RP सीटेट पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं RK पाल आपका अपना चैनल RP सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूँ। और चलिए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे PDF में लिखा हुआ है कि CDP महामैराथन बाई RK पाल। RK पाल मेरा नाम हुआ तो ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा मेन पॉइंट जो होता है वो शुरुआती पॉइंट ही है बुद्धि। बुद्धि से शुरुआत करेंगे। सीटेट में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, इसको हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि है क्या। वाकई में बुद्धि को अगर देखा जाए तो है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा, आप मस्तिष्क का फिगर देख रहे होंगे। देखिए बुद्धि क्या है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है और इमेजिनेशन करता है। यानी किसी भी चीज़ को वो क्या करता है। बुद्धि एक चीज़ है कि जो एक क्षमता होती है, एक तरह का ये क्या होती है, क्षमता होती है, जिससे वो किसी भी वस्तु को, किसी की भी बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में क्या करता है, वो थिंकिंग करता है, सोचना, दिमाग उसका काम करना शुरुआत करता है, सोचना शुरू करता है और इमेजिनेशन करता है, यानी कल्पना करता है कि कोई भी चीज़ है यहाँ पे या नहीं है। ये चीज़ें वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा कि बुद्धि कहेंगे किसको। बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बुद्धि में ये बुद्धि होता क्या है। तो देखिए इंटेलिजेंस जो होता है वो समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इंटेलिजेंस जो होता है क्या होता है, वो समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि इंटेलिजेंस जो होता है वो समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी मदद करता है। समस्याओं को सुलझाने में इंटेलिजेंस जो है क्या करता है, वो मदद करता है। दूसरा पॉइंट इसी में देखेंगे कि इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यता कॉम्प्लेक्स का एक सेट होती है। ये जो होता है ये क्या होता है, एक कठिन होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यानी इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि जो होता है, बहुआयामी होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुआयामी होता है। इसका दिशा नहीं होता है, सीधी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये बहुत से दिशा में चारों बगल आ जा सकते हैं। और इसकी योग्यता कॉम्प्लेक्स का एक सेट होती है। कि कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, योग्यता जो होती है एक सेट होती है। और बुद्धि जो होता है वो बराबर क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है। यानी अगर छोटे में है, बच्चे में है, तो बुद्धि हमारा क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे बुद्धि क्या होंगे, चेंज होते जाएगी, परिवर्तनशील होते जाएगी। जैसे आज ही पहले सीटेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम पहले ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते गया, डिजिटल होते गया, ये सीटेट ने परीक्षा CBT कर दिया है पिछले साल से। CBT कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया। तो ये चेंज होते रहता है। उसी तरह से बुद्धि जो होता है ना, वो परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है, चेंजेबल होते रहता है। आगे इसमें देखेंगे कि बुद्धि जो है
आनुवांशिक एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कारकों की जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। बुद्धि क्या है? ये हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से, यानी बुद्धि आनुवांशिक एवं पर्यावरण से क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया होता है वो इंटर इंटरपेरेंट होता है, यानी एक दूसरे से वो जुड़ा रहता है, हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से, यानी आनुवांशिक से एवं पर्यावरण से जुड़ता है। तो उसी का बुद्धि जो होता है वो एक परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। आगे देखेंगे कि 1916 में एक वैज्ञानिक साहब थे हमारे, 1916 में टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि, IQ लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, इंटेलिजेंस क्यूरी का संशोधित सूत्र देना, इन्होंने संशोधन किया था कि वह सूत्र, ये सूत्र क्या रहते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। सीटेट पता ना उसे क्या हुआ रहता है कि हर साल इसे एक ना एक न्यूमेरिकल देते हुए रहता है, लेकिन इस बार वो न्यूमेरिकल नहीं दिया था, उसको घुमा के दिया हुआ था कि बुद्धि लब्धि, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि इतना है तो कितना होगा, उसको अभी जस्ट हम लोग नीचे देखेंगे। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन जो दिए थे, वो दिए थे, वो कौन सा सूत्र दिए थे वो देखिए, वो दिए थे कि मानसिक आयु यानी मेंटल एज और वास्तविक आयु गुणे मल्टीपल 100, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो बच्चे का बुद्धि लब्धि हम लोग IQ लेवल आराम से निकाल सकते हैं। उसका मेंटल एज जो है वो और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो, और इसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है और न्यूमेरिकल देता है। इस बार पिछले साल नहीं दिया हुआ था प्रीवियस में। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो है बुद्धि लब्धि और IQ और उनकी स्थिति क्या क्या है, कि किस में कितनी बुद्धि पाया जाएगी तो क्या क्या हो पाया जाएगा, ये चीज़ को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें बुद्धि लब्धि में लिखा हुआ है कि IQ लेवल इधर दिया हुआ है और इधर स्थिति दिया, बुद्धि लेवल IQ और उस स्थिति क्या क्या है। 25 से कम जिसका होगा उसको हम लोग जड़ बुद्धि कहेंगे, इडियट, मूर्ख जिसको कहते हैं हम लोग, उसका बुद्धि IQ लेवल जो होगा ना वो बिल्कुल ही कम होगा, बिल्कुल ही डाउन होगा, वो 25 के रेंज में होगा, उससे भी कम होगा तो उसको हम लोग इडियट बोलते हैं। और 25 से 49 के रेंज में जिसका होता है उसको हम लोग मंद बुद्धि बोलते हैं, यानी उसका बुद्धि तो है लेकिन वो धीरे रहेगा। 50 से 69 के बीच में जिसका रहता है उसको हम लोग मूर्ख बुद्धि बोलते हैं, फुलिश, उसको बिल्कुल क्या बोलेंगे, फुलिश बोलेंगे। 70 से 79 यानी 70 से 79 के करीब रहेगा तो उसको मंद बुद्धि बोला जाएगा, और 80 से 90 रहेगा तो उसको सामान्य बुद्धि एवं, देखिए 80 से अगर 90 रहेगा तो उसको सामान्य बुद्धि से नीचे माना जाएगा, यानी जनरल से वो नीचे है। 80 से अगर 89 के करीब में है और 90 से 109 के करीब में रहेगा तो वो समान बुद्धि यानी एवरेज में आता है। कितना IQ लेवल होना चाहिए, 90 से 109 के बीच में रहता है, उसको हम लोग एवरेज कहते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं जैसे जो 9th तक होते हैं वो एवरेज रहते हैं। और देखिए जिनका IQ लेवल 110 और 190 से ऊपर होता है उसको सामान्य बुद्धि से ऊपर माना जाता है, यानी ये थोड़े से तेज हो जाते हैं। अब 120 से 129 जिसका होता है उसको तीव्र बुद्धि कहा जाता है, और 130 से 139 जिसका रहता है यानी 130 से 139 जिसका होता है प्रखर बुद्धि कहते हैं, और 140 से जिसका अधिक होता है उसको प्रतिभाशाली कहते हैं। देखिए तीव्र बुद्धि वाले वैसे हो गए जो रेलवे टीचर, रेलवे में है, बैंक में है, अकाउंटेंट में है, या प्रोफेसर है, इस चीज़ को हम लोग तीव्र विधि कहते हैं। और प्रखर विधि जो हाई लेवल के, प्रखर विधि जो हाई लेवल के आदमी होते हैं, या प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी हो गए, तो इन लोग का IQ लेवल 140 से भी अधिक होता है। और हम लोग जो आएंगे जैसे टीचर हो गए, तब टीचर जो आते हैं वो 121-129 के बीच में आते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, ज़्यादा वो थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक, आई होप आपको इस समझ में आया होगा, याद रखेंगे, ये पूछ देता है। अब देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कैसे पहचान होगा कि प्रतिभाशाली बच्चे ये है, गिफ्टेड स्टूडेंट क्या हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को देखेंगे। अपने डिस्कशन में इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, वो अपना डिसीजन स्वयं से लेंगे कि यही सही है यही गलत है, वो अपना डिसीजन स्वयं से लेते हैं, वो किसी से पूछने की ज़रूरत उन्हें नहीं है। दूसरा है कि इनमें आत्म क्षमता यानी सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है, और इसमें सोचने की क्षमता जो होती है ना वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हाई लेवल की होती है। क्रिएटिव आइडिया होते हैं इनके पास, और इनके पास क्या होता है, क्रिएटिव आइडिया होता है, बराबर वो सोचते रहेंगे। जैसे मैं एक सीजर उठाया
तो हाँ अगर क्रिएटिव बच्चा है तो सोचता रहेगा इसे ये आखिर आया कहाँ से, कैसे बना, कैसे ये तैयार हुआ, इसकी कंपनी कहाँ है, ये सारी चीज़ें उसके मन में, उसके दिमाग में, थॉट में आते रहेंगे, तो उसको क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे। ठीक है, और इनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब वो केयरनेस रहेगा, हर चीज़ को लेके क्या करेगा, वो केयरनेस रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख लेंगे, इनको देखिए गूगल बॉय, ये छोटा सा बच्चा है, इनको गूगल बॉय का नाम दिया गया था। ये छोटे बच्चे जो है ना, इनको गूगल बॉय का नाम दिया गया था। ठीक है, और ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप सोच सकते हैं, ये बराबर सोचते रहते हैं, एक्टिविटी के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। अगला इसमें कि इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। इन्हें किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत उतना नहीं होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता है, ऐसे चीज़ की ज़रूरत इन्हें नहीं होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे ये पॉइंट याद रखेंगे। आई होप इससे एक ना एक पॉइंट उठा के जरूर देता है कोई ना कोई, कि प्रतिभाशाली, इससे क्वेश्चन देना ही देना है, 1 नंबर रखा हुआ आपका। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, ये भी क्या थे, क्रिएटिव थे और प्रतिभाशाली इनको बोला जाएगा। और ये बच्चे जो थे गूगल बॉय के नाम से इनको जाना जाता है, कहा जाने लगा, क्योंकि 5 साल में जो भी सवाल इनसे पूछा जाता था वो सेल्फ पे सेल्फ बहुत ही ज़्यादा वो क्या कर देते थे, बता देते थे। आगे हम देखेंगे कि इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। इनका मेंटल, ये दिमाग जो होता है ना, हाई प्रोसेस में रहेगा, हाई कैटेगरी का सोचते हैं। लेकिन छोटे छोटे सिद्धांत को ये नहीं मानेंगे लोग, छोटी बातों को ये लोग इग्नोर करते हैं। हाई क्वालिटी का ये सोच रखते हैं लोग। और इनका मौलिक सोच होता है, सोच जो होगा वो मौलिक होगा। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता रहते हैं। ये नहीं कि चुनौती आया हम भाग गए, इनमें चुनौती आएगा तो चुनौती के लिए एकदम तत्पर खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आई अब आपको ये समझे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे में ये गुण पाए जाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में देखेंगे तो सबसे पहले एक कारक सिद्धांत यूनिक फैक्टर थ्योरी है। इसको जानते हैं क्या है, ये यूनिक, एक से नाम से ही पता आपको चल जाएगा ये क्या है। यूनिक फैक्टर थ्योरी में एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। केवल बीने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अल्फ्रेड बीने इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया था कि बुद्धि जो होती है मात्र एक फैक्टर पे काम करती है, यानी यूनिक फैक्टर थ्योरी होती है। और इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्य में करती है। इन्होंने क्या बताया था, अल्फ्रेड बीने ने, कि बुद्धि जो होती है ना, सब में एक ही तरह की बुद्धि होती है और वो एक ही प्रकार से काम करती है, इसलिए इसको यूनिक फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। किसने दिया था, बीने ने दिया था, याद रखेंगे, ये आता है क्वेश्चन। अगला इसमें देखेंगे द्विकारक। दूसरा बुद्धि जो था द्विकारक सिद्धांत था, 2 फैक्टर थ्योरी था। इसको किसने दिया था, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है, यह 2 तत्व है। ये आप देखिए यहीं पे स्पीयर साहब आ गए, स्पीयरमैन साहब आ गए, तो इन्होंने बताया कि नहीं, बुद्धि जो होती है वो 2 फैक्टर से बनी होती है, 2 तत्वों से मिलके बनी होती है। पहला जो होता है वो होता है सामान्य तत्व, जिसको हम लोग G फैक्टर जनरल एबिलिटी कहते हैं। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। स्पीयरमैन ने दिया था। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो गए आपके ऋषि कपूर, इनके बेटे रणबीर कपूर है और ये नीतू कपूर है। तो इनके अंदर जो था वो एक अपना फैक्टर था। जैसे ये हीरो थे तो इनके बेटे भी क्या हुए, हीरो हो गए, तो ये जन्मजात हो गया। ठीक, तो इसको सामान्य तत्व या G फैक्टर जनरल एबिलिटी कहा जाता है। अगला दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वो विशिष्ट तत्व, किसी किसी में ये पाए जाएंगे, स्पेक्टर बोलते हैं इसको, स्पेशलिस्ट ही होता है। ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, ये दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे लता मंगेशकर था, लता मंगेशकर थी, इनको कोकिला का नाम दिया जाता है भारत का। और इनके आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा क्या थे, काफ़ी ज़्यादा सुरीली आवाज़ इनकी है। ये दूसरों से बुद्धि को क्या करती है, अर्जित करती है, इसलिए इसको एस फैक्टर कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे देखेंगे, आगे जो बुद्धि होता है वो सामान्य 2 तरह का होता था, एक विशिष्ट तत्व, एक समान तत्व। ये लता मंगेशकर जो बाहरी विधि से क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। अगला देखते हैं हार्वर्ड के सिद्धांत के, हार्वर्ड गार्डनर का बहु बुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, ये क्या कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं, फॉर्म, यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है।
हार्वर्ड गार्डनर साहब ने ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे। इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है ना, कई तरीके की होती है, अलग तरीके से होती है, ये कई प्रकार की होती है, और इसकी दिशा जो होती है कई दिशा में होती है, एक ही दिशा में नहीं होती है। जबकि इसके उधर हम लोग देखें, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग दो तरह की होती थी, और फिर हम ये अल्फ्रेड बिने के अकॉर्डिंग देखे थे तो वो क्या बुद्धि एक ही प्रकार की होती थी, जिसको इनफैक्टर कहा जाता था। और द्विकारक में इसमें बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती थी, जबकि वो सामान्य तत्व था और विशेष तत्व। एक तो था कि जो जन्मजात से ही क्या होती है, सामान्य बुद्धि होती है। जैसे यहाँ पे फिगर में हम देख रहे थे कि नीतू ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रवि कपूर हैं, तो अभी हीरो वही बनेंगे क्योंकि ये लोग हीरो थे। और दूसरा विशेष तत्व होता है स्पेशलिबिलिटी, जिसको कहते हैं, जिसमें जैसे लता मंगेशकर ये खुद से क्या की है, कंज्यूम करके सॉन्ग को सीखी। इनका घर पे ऐसा कोई भी ये चीज़ नहीं था। तो अब उस तरह से हार्वर्ड गार्डनर साहब को ये बताया कि नहीं, बुद्धि जो होता है ना, अलग अलग दिशा में होता है, यानी कई प्रकार की बुद्धि होता है। इसलिए इसको बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है, हार्वर्ड गार्डनर का। अब देखिए ये कहे क्या है, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने, देखिए पहला ही इनके अकॉर्डिंग पहला बुद्धि जो था वो था कि शाब्दिक भाषीय प्रणाली बुद्धि, शाब्दिक भाषीय बुद्धि था। इसमें इन्होंने बताया था कि इस बुद्धि में इन्होंने बताया था कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। शाब्दिक भाषिक बुद्धि में क्या बताया था कि इसमें वर्बल लैंग्वेज इंटेलिजेंस में बताया था कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। ये बताए थे कि शाब्दिक, शब्द से ही पता चल रहा है शाब्दिक भाषिक में कि शब्दों के ज्ञान से क्या होता है, ये भाषा प्राप्त होता है। जैसे में आप देख सकते हैं वकील, कवि, पत्रकार, जैसे वकील है अपनी बातों में इस तरीके से फंसाएंगे ताकि लगेगा कि नहीं आपको ये चीज़ें करने से मोटिवेट करेंगे, यानी शब्दों के जाल में वो फंसाते हैं। उसी तरह से कवि है, कवि भी क्या करते हैं, शब्दों के जाल में अपने आप को फंसाते हैं। पत्रकार है, उसी बात को चढ़ा बढ़ा के अपने शब्दों से ही बोलेंगे, ठीक है, तो शब्द वाली भाषा इसको बोलेंगे। अगला दूसरा इनका पॉइंट जो था वो था तर्कीय गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये सब में पाया नहीं जाता है। तो देखिए इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेरफेर कर सकते हैं, अधिक से अधिक होती है। यानी दूसरा विधि जो होता है तार्किक में, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसमें मैथ कैलकुलेशन जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, फास्ट होता है। जैसे में APJ अब्दुल कलाम थे, इन्होंने क्या किया था, इनके पास मैथ कैलकुलेशन करने के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज थे। बहुत जल्दी ये क्या कर सकते थे, उलटफेर कर सकते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर सकते थे, लॉजिकल थॉट ये ला सकते थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम जो थे। इसमें देखिए कौन कौन आ सकते हैं, इसमें अकाउंटेंट, क्योंकि उनकी मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। बैंकर इसमें आ जाएंगे, इसमें साइंटिस्ट, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, साइंटिस्ट थे, इनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा था। तो इसमें तार्किक गणितीय बुद्धि में इसमें आ जाएंगे ये लोग, कौन कौन, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। इन बैंक में जो काम करते हैं वो अकाउंट कैशियर जो होते हैं वो, फिर साइंटिस्ट इसमें जो होते हैं वो आ जाते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति हैं। अगला इसमें देखते हैं, अगला तीसरा बुद्धि है, तीसरा टॉपिक जो है वो है अस्थानिक बुद्धि। स्थान के द्वारा नाम से पता चलेगा, स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ये क्या होता है स्थानिक विधि में, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं किसी चीज़ को, उसको हम लोग बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ बना रहे हैं, जैसे मूर्तिकार है, मूर्तिकार किसी भी चीज़ को देख लेता है और देख के वो क्या करता है, उसके चित्रों को हूबहू वैसे ही बना देता है। फिर चित्रकार है, चित्रकला करेगा तो वो चित्रकार में बनाएगा, आपका मेरा कई तरीके का बना सकता है। इसको हम लोग सर्जन भी इसमें आ जाता है। आर्किटेक्चर कहा जाता है इसको, आर्किटेक्चर कहा जाता है। आर्किटेक्चर आप सुने होंगे नाम इसका, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। मूर्तिकार, चित्रकार, ये जितने भी चीज़ होते हैं इनके पास एक स्थानिक बुद्धि होता है। यानी ये जगह को, केवल इनको ढांचा मिला या प्लेस बता दी, प्लॉट बता दी, तो पूरे बता दें कि आपको यहाँ पे किचन बनाना है, यहाँ पे बाथरूम बनाना है, यहाँ पे आपका ग्राउंड रहेगा, यहाँ पे आपका
बेडरूम रहेगा। ये सारी चीज़ें बता देते हैं केवल क्या, प्लेस को देख के। तो इसको हम लोग स्थानिक बुद्धि कहते हैं। इसमें मूर्तिकार आ जाते हैं, चित्रकार आ जाते हैं, सर्जन आ जाते हैं। अगला इसमें चौथा जो पॉइंट है वो है शारीरिक बुद्धि, गतिक बुद्धि। चौथा क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर को गति देने वाला बुद्धि। ये वैसे बुद्धि है जो शरीर को क्या करता है, गति देता है। तो इसमें देखिए अभिनेता आ जाएंगे, अभिनेत्री आ जाएंगे, एथलीट आ जाएंगे, डांसर भी जो होती है वो भी शारीरिक गति, क्योंकि वो नाचती है तो अपने बॉडी को क्या कर रही है, मोशन में ला रही है, बॉडी से ही कर रही है तो शारीरिक गति कर रही है, तो डांस इसमें आ जाएगी। एथलीट जो होता है दौड़ता है यानी बॉडी का उपयोग कर रहा है तो भी शारीरिक गति में आ जाएगा। अभिनेत्री अभिनेता जो है फाइटिंग करते हैं, दौड़ते हैं, या इसमें फिर क्रिकेटर भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे विराट कोहली को आप देख सकते हैं, हमारे कोहली साहब हैं, यहाँ पे कोहली साहब हैं, विराट कोहली साहब का फिगर आप देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, दौड़ते हैं, क्रिकेट को बॉल को फेंकते हैं या फिर बल्ले से मारते हैं, यानी पेशियों का उपयोग करते हैं। तो वैसी विधि जो जिसमें शारीरिक गति का उपयोग है, जैसे अभिनेता अभिनेत्री एथलीट डांसर इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पांचवा जो बुद्धि है उसको देखते हैं, वो है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पांचवा बुद्धि में हम देख लेंगे कि इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि जो होती है बहुत अधिक होती है। नाम से ही पता चलेगा, संगीतात्मक बुद्धि। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, क्या हैं, जो भी नटियाल जो हरदम छाए रहते हैं ऑटो पे, जो भी नटियाल ये हैं सिंगर हैं, ये बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, गाना गाते हैं। इनमें इनकी रुचि ज़्यादा रहती है, ये बुद्धि इनके पास है। तो जैसे में सिंगर हो गया तो ये संगीतात्मक बुद्धि इसमें पाया जाता है। अब आगे आप देखेंगे इसमें सिक्स नंबर जो होता है, 6 नंबर है अंतर्वैयक्तिक अंतर्व्यय व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव व प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। देखिए ये क्या होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है ये किस में पाया जाता है, इसमें वैसे व्यक्ति हैं जो मनोदशा को, यानी अपने आप भाव को, मनोदशा को समझ के प्रतिक्रिया देने की योग्यता इसमें होती है। जैसे नेता क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं, देखते हैं पब्लिक को कैसे घुमाना है, वो बातों से उसको क्या करते हैं, अपने स्वभाव से, बातों से उसको चेंज कर देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इनकी योग्यता मतलब उसमें होती है। मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिकल जो होते हैं वो दिमाग पढ़ के बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है वो। उसके बाद से फिर दुकानदार भी क्या होता है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। उसको पता होता है कि आपको क्या देना है, कैसे बात करना है, बात करने का तरीका उसको पता होता है, यानी ये बुद्धि उसके अंदर विकसित होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और टीचर, हम लोग टीचर हैं, हम लोग भी इसी में आते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि हम लोग भी सोचने की क्षमता होती है और बच्चों को कैसे मोटिवेट कर देना है, कैसे उसे क्लास देना है। जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ तो कैसे मैं आपको क्लास दूंगा ताकि आपको समझ में अच्छा तरीके से आए, तो वो योग्यता मेरे पास है, तभी मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है वो ऐसे, वो मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझ के क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देने की योग्यता अपने पास रखते हैं। जैसे मैं आपको देख के, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको सीटेट में क्या क्या देना है ताकि आपका सीटेट बहुत जल्द से जल्द क्रैक हो जाए और आप जॉब को पा सकें। तो टीचर हो गया, तो टीचर, दुकानदार, मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजी, फिर नेता, ये लोग आ जाते हैं इंटरपर्सनल व्यक्ति में। अगला जो होता है अंतः व्यक्ति बुद्धि होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। वो था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। ये वैसे वो दूसरों से कर रहा था, और ये वैसा विधि होता है जिसमें खुद के साथ क्या किया जाता है, इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे में आध्यात्मिक गुरु, जैसे में बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का आप पिक देख रहे होंगे, जैसे में बुद्ध थे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर में आप महात्मा बुद्ध का पिक्चर देख रहे होंगे। ये क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे, अपने आप से क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे, इंटरेक्ट करके ये भगवान में आस्था रखते थे और अपने सब बैठ के आराम से ये पूजा किया करते थे। ये महात्मा बुद्ध है। तो इसको हम लोग अंतः व्यक्ति बुद्धि कहेंगे, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। ये सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के पास ही रहता है। जैसे आसाराम बापू थे, बहुत राम रहीम थे, ये लोग थे। आगे देखते हैं
अगला पॉइंट इसका 8वां जो है वो है प्रकृतिकवादी बुद्धि, नेचुरल एस्थेटिक इंटेलिजेंस। आप समझ सकते हैं, प्रकृति जब आ गई तो समझ लेंगे वैसा बुद्धि जो प्रकृति से जुड़ा होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं और जानवरों, पौधों, धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से लगाव रहते हैं। प्रकृति जहाँ पे आ गया यानी इसमें वो जानवरों से, पेड़ पौधे से, धातु जो है उससे क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इनको लगाव होगा। ऐसे आदमी को उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। जैसे में किसान है तो किसान को क्या होता है, लगाव होता है। आप देखे होंगे तो वो आ जाएंगे, ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएंगे, प्रकृतिवादी बुद्धि में आ जाते हैं। तो ये बुद्धि 8 प्रकार के थे, किसके अनुसार, हावर्ड गार्डनर के अनुसार। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी हमने पॉइंट को रख लिया है। स्टर्नबर्ग थ्योरेटिक थ्योरी, ये तीसरा थ्योरी दिए थे, वो 2 बताए थे, ये तीसरा। और ये और हार्डन गार्डनर ने बताया था कि नहीं, वो जो होता है वो बहु बुद्धि होता है, यानी अलग अलग तरह के होते हैं, कई दिशाएं होती है। और ये जो है ना, ये 3 तरह के बताएंगे स्टर्नबर्ग को। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी हमने उसको इंक्लूड किया है ताकि ये भी जान ले। जैसे मैंने बोला ना, ये मैं जो भी टॉपिक करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने ना जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, तो एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और आराम से सीडीपी में जब 30 नंबर का है तो आप हिंदी हाँ सीडीपी में आप आराम से 30 में से 26, 27, 28 तो आप एकदम ला देंगे, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। चलिए देखते हैं इनको, स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था। ये देखिए 3 तरह के ये बुद्धि दिए थे। एक था इनके अनुसार अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपीरियंस क्रिएटिव इंटेलिजेंस। मतलब हम दूसरे के अनुभव से क्या करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, उसको अनुभवात्मक विधि कहेंगे। उसके बाद से है घटकीय विधि, कंपोनेंशियल एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एक घटकीय विधि में क्या होता है, घटकीय बुद्धि में ये होता है कि कोई घटना घटा अचानक, उसको हम एनालिटिक किए और एनालिटिक करके उस वहाँ पे बुद्धि का उपयोग किए कि कैसे ठीक करें इसको। तो ये घटकीय बुद्धि हो जाएगा। अब अगला है संदर्भ बुद्धि, कंटेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। किसके संदर्भ में बात हो रहा है, ये चीज़ को देख के हम अपनी बुद्धि को उपयोग कर सकते हैं। जैसे में ये देखिए, ये डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, ये डॉक्टर हो गए, एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अनुभव और कॉम्प्लीमेंट्री और संदर्भात्मक विधि, ये तीनों चीज़ें, यानी किसी भी संदर्भ में बात कर रहे हैं वो, उसको हम लोग संदर्भात्मक विधि कहेंगे। ठीक है। अगला आप देखिएगा कि अभिवृद्धि और अभिविकास क्या है। अब यहाँ से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है ग्रोथ एंड विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें वृद्धि क्या है और विकास क्या है समझेंगे। शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर, आकार बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। मतलब ऐसे सिंपली हम छोटे से क्या हुए हैं, ऐसे छोटे थे, छोटे से फिर बड़े हैं, फिर बड़े, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए। तो यानी छोटे से लेके एक सीक्वेंस में क्या हुए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यानी हमारा आकार जो है वो बढ़ते गया। मतलब छोटे थे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, आकार हमारा जो है वो छोटा से बड़ा होते गया। तो ये इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि। ठीक है। और विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये जानेंगे। तो जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक, संवेद, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पक्षों में परिपक्वता आए तो उसे विकास आती है, तो उसे विकास करते हैं। जब हम दिमाग से सोचने लगते हैं, सोशल से हम कनेक्ट होने लगते हैं, इमोशनल हमारे अंदर आ जाता है, फिर बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, और कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है, इसकी परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, उसको हम लोग विकास कहते हैं। समझ पाए। शरीर की संरचना या आकार बढ़ेगा, उसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। और जब हम लोग मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक से परिपक्वता उसमें आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगा, तो उसको हम लोग विकास कहते हैं। अब आप समझोगे विकास से भी रिलेटेड और पॉइंट है। बुद्धि जो है क्या है, बुद्धि देखिए, बुद्धि जो है, बुद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है। यानी बुद्धि जो होता है वो क्या होता है, बाहरी होता है, अंदरूनी नहीं होता है। जबकि विकास क्या होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक बाह्य दोनों होता है। विकास को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। लेकिन बुद्धि जो होती है बाहर होती है, वो दिखता है कि हम इतने लंबे हैं, इतने छोटे हैं, आकार वो दिखता है। तो बुद्धि जो है बाह्य स्वरूप होता है और विकास दोनों होता है, आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। इसमें अगला पॉइंट जो है वो है बुद्धि के वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है।
वृद्धि क्या होती है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण में जैसे हाइट, वेट, जैसे हमारा हाइट बढ़ गया, 5 फीट 6 इंच का मैं हूँ, तो 5 फीट 6 इंच में बढ़ गया। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बढ़ूँगा, एक लिमिट होता है, तो लिमिट ख़त्म हो गया। और हाइट भी बढ़ गया, वेट है, वेट भी क्या हो गया, जितना बढ़ना होगा उतना बढ़ गया, फुल हो गया। उसके बाद से हो सकता है कि वेट ना बढ़े, तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो वृद्धि कुछ समय के बाद जाके क्या होती है, उसका कुछ एज होता है लिमिट, वहाँ पे जाके वो रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो विकास जीवन भर कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है। ये क्वेश्चन उठा के सीटेट में दिया हुआ था कि विकास एक है, तो ये जीवन भर लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है, जीवन भर लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड अभी पॉइंट होंगे। वृद्धि और विकास से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन देते हैं यहाँ सीटेट ने, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। और एज इट इज ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, तब जाके ये पॉइंट एक एक चूज करके लिखा गया है। कल मैं रात 11 बजे तक जगा था, तब जाके आपका ये टॉपिक बना है। और इसमें काफ़ी मेहनत भी लगा है, तो एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे। पॉइंट मिस करेंगे तो अब ये छूट जाएगा, क्योंकि टॉपिक से कम पॉइंट ये जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी से क्वेश्चन अटैच करने के संभावनाएं ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं अगला, वृद्धि क्या है। तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, क्रम के अनुसार नहीं चलती, जबकि विकास निश्चित क्रम में चलता है। देखिए अभी बताया, वृद्धि जो होती है क्रम में नहीं चलेगी। जैसे छोटे हो गए तो नहीं है कि हाँ 1 फीट हुए, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। जैसे में ये क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कभी हम लंबाई बढ़ गया तो हमारा क्या हुआ, वेट कम हो गया, कभी वेट बढ़ गया तो लंबाई कम हो गया, हाइट कम हो गया। तो ये क्या होता है, ये क्रम के अनुसार नहीं चलता है वृद्धि। लेकिन विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, सीक्वेंसल में होता है, फिक्स होता है वो। जैसे मान लीजिए कि अभी आज 2 थे, कल 4 हुए, फिर 6 हुए, तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में ग्रोथ हो रहा है, सॉरी वो डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास जो है उसमें निश्चित क्रम होता है, और इसमें जो है वो निश्चित क्रम नहीं होता है, लंबाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है, यानी सीक्वेंस के अनुसार ये नहीं चलती है। अब अगला देखेंगे, वृद्धि जो है क्वांटिटेटिव होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है, परिमाणात्मक होती है, इसमें परिमाण मिलेगा। लेकिन विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव दोनों होता है, उसमें परिणाम भी मिलता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं विकास में। अब देखिए, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे माप सकते हैं ना कि 5 फीट 6 इंच के हैं, लेकिन विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। विकास परिवर्तनीय होता है, मॉडिफाइबल होता है, क्योंकि विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसलिए माप नहीं सकते हैं क्योंकि मॉडिफाई होता है, वो चेंज होते रहता है। जैसे हम पहले कीपैड आप देखे होंगे, छोटा सा मोबाइल चलाया करते थे, लेकिन आज क्या है, सबके हाथ में देखेंगे तो डिजिटल मोबाइल आ गया। तो यानी ये परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील होते रहता है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं, मापन नहीं कर सकते हैं, और ये परिवर्तनशील होता है। लेकिन जबकि उनकी वृद्धि को आसानी से हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इसी का है, अभी वृद्धि का ही है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो रहा है तो हमारा विकास होगा ही, विकास हो भी सकता है और विकास नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन विकास क्या है, वृद्धि ना होगा तो भी विकास संभव है। आई होप वृद्धि और विकास में आपको डिफरेंस समझे होंगे। यहाँ से ये जितने मैं पॉइंट बताया, 10 पॉइंट बताया, 10 पॉइंट को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर दीजिएगा, वीडियो रोक के या आगे या पीछे करके, और इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, विकास के आयाम। अगला पॉइंट हमारा जो है वो है विकास के आयाम। विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है, यानी कहीं से भी विकास हो सकता है। अब जानते हैं कौन कौन विकास होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो विकास होता है वो होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें देखिए गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है। यह मसल हड्डियों की क्षमता उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गत्यात्मक जहाँ आ गया, शारीरिक विकास में गत्यात्मक जहाँ आ गया, ये बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसका शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। इसमें उनकी हड्डी की क्षमता जो होती है, मसल्स जो होते हैं, और उन्हें कंट्रोल करने की जो संबंधित होता है क्षमता होती है, वो सारी चीज़ पे क्या करता है, काम करता है गत्यात्मक
विकास हम लोग मोटर डेवलपमेंट इसको कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, 2 भागों में इसको बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन है, आगे आइए देखते हैं। देखिए पहला जो है वो है फाइन मोटर स्किल, और दूसरा जो है वो है फाइन मोटर, पहला फाइन मोटर स्किल है, दूसरा है क्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए फाइन मोटर में क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज होता है। फाइन मोटर में मसल्स का कम यूज, जैसे ये कलम से लिख रहा है तो इसमें मसल्स का कम यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बैठ के लिख रहे हैं। तो जिसमें मसल्स का कम यूज होगा उसको फाइन मोटर स्किल कहेंगे। और ग्रॉस मोटर स्किल में इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ेंगे तो पूरे बॉडी का यूज होगा, लेकिन लिख रहे हैं तो उसमें पूरे बॉडी का यूज नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। अब बाल विकास के सिद्धांत देखेंगे। बाल विकास के सिद्धांत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से तो क्वेश्चन एकदम पूछना है आपको। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिरूप का अनुसरण करता है। इसमें व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या करता है, उसका जो रूप होता है उसी को ये क्या करता है, प्रतिमान का अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब सेम चीज़ को अपनाता है। जैसे हम ये देखिए एक छोटा से बच्चे को लिए हैं, और ये क्या है, जानवर आदमी है, ह्यूमन है, तो ये अपने छोटे बच्चे को लेंगे तो एक ही जैसे क्या हो रहा है, समान प्रतिमान दोनों का रचना जो होता है, आँख जहाँ होता है वहाँ पे आँख है, हाथ है जहाँ पे हाथ है, नाक जहाँ पे नाक है, ये सेम चीज़ है। यहीं पे शेर को देखेंगे तो शेर का बच्चा जो है सेम चीज़ है, एज ए टीज वही चीज़ है, यानी प्रतिमान कर रहा है अपने ही जाति को, वो प्रतिमान करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो विकास करेगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ। अगला देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट जो होता है विकास की दिशा के सिद्धांत, इसी में है विकास की दिशा के सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये 2 तरीके से होते हैं, एक होता है कैफेलोकोडल, एक होता है प्रोमेक्सिडिस्टोल, एक होता है मस्काधुमुखी, एक होता है दुर्भिमुख। तो ये आप अंग्रेजी पे ध्यान देंगे ज़्यादा, हिंदी पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदी अजीब तरह का होता है, आप इसको भूल जाइएगा। लेकिन इंग्लिश या देखें कैफेलोकोडल और प्रोक्सिमिडोडिस्टियल, ठीक है। ये जो होता है मस्काधुमुखी जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी पहले सिर बनेगा और सिर से फिर पैर की तरफ जाएगा ऐसे। और ये जो होता है ना दुर्भिमुखी, ये क्या होता है मध्य से, यानी हमारा जो नाभि होता है, मध्य में जो नाभि होता है वहाँ से क्या होता है बाहर की तरफ चारों तरफ न्यूक्लियस उसको हम लोग बोलते हैं, चारों तरफ क्या होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत ये है, सिर से पैर की तरफ होता है और मध्य से बाहर की तरफ होता है। मध्य से बाहर की तरफ जो होगा उसको हम लोग दुर्भिमुख कहेंगे, और सिर से पैर की तरफ जो होगा उसको मस्काधुमुखी कहेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका 2 पॉइंट आप देख चुके, इसका अगला पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट नंबर इधर उधर हो गया है। चौथा पॉइंट जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक स्पेसिफिक। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो इसमें जैसे देखिए एक उठना बैठना चलना दौड़ना, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठेंगे, फिर उठ के क्या करेंगे बैठेंगे, बैठ के फिर चलना स्टार्ट करेंगे, चल के फिर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। ये ना कि दौड़ना स्टार्ट कर दे फिर चलेंगे फिर बैठेंगे फिर उठेंगे, तो ये विशिष्ट से सामान्य को नहीं जा रहा है, सामान्य से हमको विशिष्ट को जाना। तो सामान्य काम हमारा क्या हो गया, पहले उठना, फिर उसके बाद से बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है। आगे देखेंगे इसका अगला पॉइंट जो देखेंगे वो 5 नंबर है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग होती है। पूर्वानुमान का मतलब हुआ पहले से अनुमान लगा लेना। तो विकास का दर जो होता है ना उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों में ये क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता, ये अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगला है छठवां एकीकरण का सिद्धांत। इसमें बच्चों के एकीकरण का गुण पाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है उसको इकट्ठा कर दिए, एक में आ गए, एकीकरण का गुण होता है, उसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है बहुतुल्यकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। इसमें क्या होता है बहुतुल्यकार यानी बल्लेकार, ऐसे तीसरा तीसरे क्या होगा वो सिद्धांत चलेगा, जैसे सर्प होता है वक्र रेखा जैसे होता है ना उस तरीके से। अगला पॉइंट हम देखेंगे अंतर विकास का सिद्धांत। इसमें और अगला पॉइंट जो है अंतर विकास का सिद्धांत है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर
इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद से अपने आप को विकास करता है इंटरपर्सनल करके। अब देखिए नेक्स्ट जो है 9वां, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज़ी से होती है तो किसी में कम होती है। व्यक्तिगत में देखेंगे तो बच्चे में क्या होता है, कभी वो तेज़ी से बढ़ जाता है और किसी में कम होता है। कोई तेज़ी से पूरा बढ़ गया, कोई कम, धीरे धीरे विकास की तरफ जाता है। तो ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आखिर होता क्या है इसमें। तो इसमें जो होती है हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। जैसे हम लोग सोचते हैं, बुद्धि हमारी अलग, सभी पर्सन की आपकी बुद्धि अलग है, मेरी बुद्धि अलग है। मोटिवेशन हमारा अलग है, आपका अलग है। इंटरेस्ट हमारा अलग है, आपका अलग है। जैसे मेरा साइंस पेडागोजी ज़्यादा पढ़ाने में और साइंस पर्सन पढ़ाने में सबसे ज़्यादा रुचि रहता है, स्पेशली मैं उसी के लिए चैनल बनाता। लेकिन सीटेट से रिलेटेड चुकी है तो मैंने CDP भी का भी वीडियो अपलोड कर दिया ताकि आपको आसानी से तैयारी आप कर सकें। तो ये मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये जो होते हैं अलग अलग इसकी पहचान होती है। और विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएँ होती रहती है। विकास जो होता है इसमें सांस्कृतिक विविधताएँ पाई जाती है। जैसे मतलब अभी हम बिहार में हैं, अभी हम पंजाब में चले गए तो हमारा लैंग्वेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसमें वहाँ पे कुछ विकास हुआ, वहाँ की लैंग्वेज को हम एडॉप्ट किए तो विकास हुआ। तो उसको मतलब सांस्कृतिक विविधताएँ इसमें जो है वो होते रहती है, ये चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्राथमिकता, डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं। बच्चों का विकास जो होता है ना, वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और उसी पे परस्पर होकर डिपेंड होकर क्या करते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं दो वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं। अगला देखेंगे और ये ख़त्म हुआ। देखिए इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला निकल के आता है डेवलपमेंट, हार्वर्ड गार्ड के अकॉर्डिंग कि डेवलपमेंट का फार्मूला क्या होता है, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। यानी डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, यानी वो जुड़ा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, एनवायरनमेंट से ये जुड़ा हुआ और हेरिडिटी से भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये डेवलपमेंट का ये फार्मूला है, ये याद रखेंगे। देखिए ख़त्म हो चुका। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद पड़ा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरे तरफ से जितना हुआ मैंने कोशिश किया, इससे ज़्यादा नहीं हो गए। और यहीं पे हम लोग पहले पार्ट को समाप्त करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को फिर अगले दिन देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। तो चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो मैं कह रहा हूँ कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि डेली आपको वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे हम लोग फिर अगले टॉपिक के साथ, इसी को कंटिन्यू करते, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।